जय हिंद साथियों। आज हम बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। इससे पिछली वीडियो में हमने पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा था और आज हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा पढ़ेंगे कि जिससे कि पेपर में हमारा एक भी प्रश्न गलत ना हो। चलिए हम राष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं, बहुत डिटेल में बात करेंगे जिससे कि आपको अदर वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। देखिए, संविधान का जो भाग 5 है वो 52 से 78 तक है, जिसमें संघीय कार्यकारिणी के बारे में बताया गया है। संघीय कार्यकारिणी के बारे में बताया गया है और संघीय कार्यकारिणी में हमारे कौन कौन से सदस्य आते हैं, तो राष्ट्रपति आता है, उपराष्ट्रपति आता है, प्रधानमंत्री आता है, उसकी मंत्रिपरिषद आती है और भारत के अटॉर्नी जनरल आते हैं। ठीक है, तो 52 से 78 तक संघीय कार्यकारिणी से संबंधित है, जिसके अंतर्गत ये सदस्य हमारे आते हैं। चलिए राष्ट्रपति के बारे में कुछ अच्छे फैक्ट देखना जरा, कि राष्ट्रपति जो है वो भारत का सर्वोच्च नागरिक होता है, सर्वोच्च अधिकारी होता है और राष्ट्रपति देश का पहला व्यक्ति भी होता है। राष्ट्रपति ही देश का पहला व्यक्ति या फिर नागरिक बोल सकते हैं हम, देश का पहला व्यक्ति या फिर नागरिक होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक या फिर पहला व्यक्ति होता है और भारत का सर्वोच्च अधिकारी भी होता है। आगे देखते हैं, उसे देश का प्रथम नागरिक एवं सभी सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कहा जाता है। ध्यान रखना, जो हमारी जितने भी जो केंद्रीय फोर्सेस हैं, सशस्त्र बल हैं, उनका सेनापति किसको कहा जाता है, तो वो हमारे भारत के राष्ट्रपति को कहा जाता है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। तो भारत सभी सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो वो राष्ट्रपति को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं इसमें अपन राष्ट्रपति के बारे में। अब हम बात करेंगे पूरी डिटेल से। चलिए अब हम राष्ट्रपति के प्रमुख अनुच्छेदों को पढ़ते हैं। पहला अनुच्छेद है हमारा आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 में बोला जाता है कि भारत का एक राष्ट्रपति है जो देश का पहला नागरिक होगा। ठीक है, तो भारत का एक राष्ट्रपति है या फिर भारत के राष्ट्रपति के बारे में किस आर्टिकल में कहा गया, तो आर्टिकल 52 में। ठीक है, आर्टिकल 53 क्या बोलता है, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी शक्ति का मतलब क्या है? कार्यकारी शक्ति का मतलब ये है कि संघ सरकार या फिर भारत सरकार द्वारा कोई भी कार्य जो होता है वो राष्ट्रपति के नाम पर ही होता है। ठीक है, राष्ट्रपति के नाम से ही सारे जो सरकारी काम हैं वो किए जाते हैं और ये राष्ट्रपति की एक कार्यकारी शक्ति है। दूसरा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति उसकी सलाह पर अन्य मंत्रीगणों की नियुक्ति करता है। तो नियुक्ति संबंधी जो शक्तियां हैं वो भी उसकी कार्यकारी शक्तियों में आ जाएंगी। कार्यकारी शक्ति बहुत ज़्यादा आईएमपी है, इसलिए इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगला है आर्टिकल 54, जिसमें बात की गई है राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में और इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में बात की गई। किसके? निर्वाचक मंडल के बारे में इसमें बात की गई है। निर्वाचक मंडल के बारे में इसमें बात की गई है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल किन लोगों से मिलकर बना है या फिर उसके निर्वाचन में कौन कौन भाग लेंगे। तो दोस्तों इसमें जो लोग भाग लेते हैं, ध्यान से देखना, इसमें जो भाग लेते हैं वो लेते हैं हमारे लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। इसके अलावा राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। थोड़ा सा हम डिटेल में इस वाली बात को समझते हैं कि एक्चुअल में राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है वो कौन कौन सा है, क्योंकि ये थोड़ा सा आईएमपी बनता है। राष्ट्रपति के हम निर्वाचक मंडल के बारे में जानेंगे। निर्वाचक मंडल, निर्वाचक। ठीक है, चलिए इसके निर्वाचक मंडल में कौन भूमिका लेते हैं उस वाली बात को हम समझते हैं। पहला लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। कौन? निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य मतलब इसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। चलो बात कर लेते हैं लोकसभा के मेंबर। तो लोकसभा के 543 मेंबर इसमें भाग लेते हैं, क्योंकि जो 2 एंग्लो इंडियन हैं वो मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया है कि उनका कार्यकाल अब समाप्त हो चुका है।
राज्यसभा में कितने लोग भाग लेते हैं? 233। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे 245 चुने जाते हैं, जिसमें से 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा में ये मेंबर इसमें भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा राज्यों की विधानसभा, इसके अलावा राज्यों की विधानसभा, राज्यों की जो विधानसभा के जो सदस्य हैं वो भी इसमें भाग लेते हैं, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। कौन? निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। ठीक है। इसके अलावा दिल्ली और पांडुचेरी, दिल्ली और पांडुचेरी में जो विधानसभा हैं उनके निर्वाचित सदस्य, उनके निर्वाचित सदस्य। क्या आप बात समझ पा रहे हैं मेरी? देखिए ध्यान से कि इसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के 543 मेंबर, राज्यसभा के 233 मेंबर, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पांडुचेरी जिसमें विधानसभाएं हैं उसके निर्वाचित सदस्य उसके निर्वाचक मंडल में भूमिका निभाते हैं। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे देखते हैं अपन इस वाली बात को। अगला है हमारा राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका कौन सा होना चाहिए? तो ये जो होता है वो होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति। कौन सा? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति। मैं लिख देता हूं यहां पर आप लोगों के लिए। राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका एकल संक्रमणीय मत, एकल संक्रमणीय मत की आनुपातिक प्रतिनिधित्व की आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति अपनाई जाती है इसमें। ठीक है। हम ये भी बोल सकते हैं कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि एकल संक्रमणीय मत की आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति। ये राष्ट्रपति के चुनाव में अपनाया जाता है और इसके जो मतदान किया जाता है वो गोपनीय तरीके से इसका मतदान होता है, गोपनीय तरीके से इसका चुनाव किया जाता है। आ रही बात समझ में आप लोगों के? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला आर्टिकल क्या बोलता है हमारा? आर्टिकल 56 ये बोलता है राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में। तो दोस्तों राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में आर्टिकल 56 में बोला गया है। तो इसके बारे में समझते हैं कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो अपने पद धारण करने से 5 वर्ष तक उसका कार्यकाल होता है। कितना? 5 वर्ष तक उसका कार्यकाल होता है, तथा तब तक उसका कार्यकाल होता है जब तक कि दूसरा राष्ट्रपति नियुक्त ना हो जाए। तो 5 वर्ष तक राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। चलिए आगे चलते हैं अपन। तो आर्टिकल 57 हमारा क्या बोलता है कि राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचित होने की योग्यताओं का निर्धारण किया गया है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित होने की इसकी योग्यताएं क्या हैं। तो आर्टिकल 58 उसकी योग्यताओं के बारे में पूछता है कि चुनाव लड़ने की योग्यता क्या है। तो दोस्तों चुनाव लड़ने की योग्यता जान लेते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की योग्यता यह है कि वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो, पहला पॉइंट। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा, लोकसभा का सदस्य बनने के काबिल हो, लोकसभा का सदस्य बनने के काबिल हो। चौथा, लाभ के पद पर ना हो। चौथा क्या? लाभ के पद पर ना हो। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न उठता है कि लाभ का पद क्या होता है? तो लाभ का पद कुछ नहीं होता। लाभ का पद केवल इतना होता है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए, और यदि सरकारी कर्मचारी है तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो राज्यपाल है या फिर जो भी मंत्रिमंडल है,
मंत्रिमंडल है उसे लाभ का पद नहीं समझा जाएगा, नहीं समझा जाएगा। क्लियर? नहीं समझा जाएगा। तो राज्यपाल, मंत्रिमंडल या फिर कोई भी मंत्री के पद को लाभ का पद नहीं समझा जाएगा, तो ये उसके चुनाव लड़ने की योग्यताएं हैं। ठीक है। आर्टिकल 59, आर्टिकल 59 क्या बोलता है? राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या हैं? तो दोस्तों राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या हैं? तो उसके लिए ये है कि उस जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनना चाहता है वो 50 निर्वाचकों के द्वारा उसको प्रस्तावित करवाना पड़ेगा, प्रस्तावित, तथा 50 निर्वाचकों के द्वारा उसको अनुमोदित करवाना पड़ेगा। मतलब 50 के द्वारा प्रस्तावित तथा 50 के द्वारा अनुमोदित करवा के हस्ताक्षर करवाने होंगे, हस्ताक्षर करवाने होंगे। और इसके साथ ही 15,000 रुपये की जमानत राशि जमा करनी होगी। ठीक है। तो राष्ट्रपति पद के लिए 15,000 रुपये की जमानत राशि तथा 50 प्रस्तावकों के द्वारा तथा 50 अनुमोदितों के द्वारा हस्ताक्षर की होने चाहिए। अगला है हमारा 60 आर्टिकल राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ कौन दिलाता है ये हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों राष्ट्रपति की जो शपथ है वो भारत का सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और यदि ये अनुपस्थित है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश उसको शपथ दिलवाता है। ठीक है। तो ये सारी बातें अपन को पता होनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं आर्टिकल 61 की, जिसमें राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया बताई गई है और ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 के अंतर्गत बताई गई है। अच्छा, अब हम ये जानते हैं कि किस तरीके से राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है या फिर महाभियोग की प्रक्रिया क्या है। चलिए एक नया पेज ले लेते हैं। देखिए महाभियोग की प्रक्रिया को समझते हैं अपन कि क्या है ये महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति को किस वजह से महाभियोग का सामना करना पड़ता है? तो केवल और केवल एक वजह है, जब संविधान के अतिक्रमण का विरोध कर, संविधान का अतिक्रमण का स्वरूप आया हो। संविधान का अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो जब संविधान का अतिक्रमण के आरोप पर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है तो वो विधि क्या है? तो देखो दोस्तों, मान लिया लोकसभा को प्रॉब्लम है या फिर राज्यसभा को प्रॉब्लम है, मतलब महाभियोग की प्रक्रिया सदन के किसी भी भाग में चल सकती है, संसद के दोनों सदनों में से किसी भी भाग में चल सकती है। तो लोकसभा से भी प्रारंभ हो सकती है, राज्यसभा से भी प्रारंभ हो सकती है। और यहाँ पर मान लिया हमने इन दोनों का अध्यक्ष मान लिया। ठीक है। जब लोकसभा के बारे में बात करेंगे तो उसका अध्यक्ष और राज्यसभा के बारे में बात करेंगे तो उसका अध्यक्ष। लोकसभा के बारे में बात करें तो यदि लोकसभा को प्रॉब्लम है तो लोकसभा क्या करे कि अपने एक चौथाई सांसदों के हस्ताक्षर के साथ कार्रवाई शुरू करने के 14 दिन पहले वो राष्ट्रपति को एक चौथाई हस्ताक्षर करे हुए सांसदों का पत्र भेजे। समझ में आ रही है? मतलब लोकसभा के सदस्य एक चौथाई सदस्य हस्ताक्षर करके जो महाभियोग की प्रक्रिया चालू होने के 14 दिन पहले राष्ट्रपति को अवगत कराएं। ठीक है। उसके बाद ये प्रस्ताव लोकसभा से 2/3 बहुमत से पास हो जाए। कितना? 2/3 बहुमत से यदि ये लोकसभा से पास हो जाता है तो इसके बाद ये प्रस्ताव राज्यसभा में जाता है। इसके बाद ये प्रस्ताव कहाँ जाता है? तो इसके बाद ये प्रस्ताव जाता है राज्यसभा में। और जब ये राज्यसभा में जाता है तो राष्ट्रपति को वहाँ पर अपनी सफाई देने के लिए या फिर वो अपने द्वारा किसी अन्य प्रतिनिधि को वहाँ पर भेज सकता है, अन्य किसी प्रतिनिधि को अपनी सफाई में बोलने के लिए भेज सकता है। ठीक है। तो दूसरे सदन में राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधि को भेज सकता है या फिर स्वयं अपने गवाही के लिए आ सकता है। और उसके बाद यदि राज्यसभा में भी वो बहुमत 2/3 बहुमत से वो प्रस्ताव पारित हो जाता है
यदि राज्यसभा में भी वह प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास हो जाता है तो उसी समय से राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना होता है। पद से इस्तीफा देना होता है। तो बहुत ही बेसिक से मैंने आपको ये वाली बात बताई है कि किस तरीके से यार प्रक्रिया होती है। तो यदि लोकसभा में आना हो तो लोकसभा से शुरू कर लो, राज्यसभा से आना हो तो राज्यसभा से शुरू करो। पहले 1/4 हस्ताक्षर के साथ सांसदों का राष्ट्रपति को 14 दिन पहले जानकारी देनी पड़ती है। उसके बाद उसे 2/3 बहुमत से पास करवाना पड़ता है लोकसभा में। उसके बाद जब वो दूसरे सदन में जाता है तो राष्ट्रपति या फिर उसके द्वारा कोई भेजा गया प्रतिनिधि अपनी सफाई में कुछ बोल सकता है और उसके बाद राज्यसभा में वोटिंग होती है। यदि वो प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को उसी क्षण से अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। तो ये सारी बातें महाभियोग की हैं और उसको किस प्रक्रिया से हटाया जा सकता है तो केवल एक बात से हटाया जा सकता है, संविधान के अतिक्रमण। और कोई भी विधि नहीं बताई गई है, केवल संविधान के अतिक्रमण के आधार पर ही राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। और ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए ही है। ध्यान रखना, राष्ट्रपति के लिए ही महाभियोग की प्रक्रिया बताई जाती है। जब हम बात करते हैं न्यायाधीशों पर महाभियोग की प्रक्रिया चलती है, जब हम बात करते हैं न्यायाधीशों पर महाभियोग की प्रक्रिया चलती है तो उनके लिए एक्चुअल वर्ड महाभियोग नहीं बनाया गया है। हम केवल एक व्यवहार स्वरूप कह देते हैं कि न्यायाधीशों पर महाभियोग की प्रक्रिया चल रही है, तो एक्चुअल में उन पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि ये महाभियोग की प्रक्रिया से केवल और केवल राष्ट्रपति को ही पद से इस्तीफा देना पड़ता है। समझ में आ रही है बात? न्यायाधीशों को तो केवल 2 आधार पर हटाया जा सकता है, अक्षमता और कदाचार के आधार पर। अक्षमता और कदाचार के आधार पर। तो ये हम न्यायाधीशों में बात करेंगे। अभी हमने राष्ट्रपति के बारे में बात की है, तो राष्ट्रपति को केवल संविधान के अतिक्रमण के आधार पर हटाया जा सकता है और महाभियोग की प्रक्रिया केवल और केवल राष्ट्रपति पर ही लागू होती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वाली बात समझ में आ गई होगी। यदि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम आगे बात करते हैं। 62 आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों 62 आर्टिकल में बोला गया है कि राष्ट्रपति कार्यालय की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव का आयोजन कराया जा सकता है। मतलब राष्ट्रपति यदि समय पूर्व खत्म हो जाते हैं तो उसके लिए हमें तुरंत चुनाव के आयोजन करवाना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये उस प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि जब राष्ट्रपति पद पर ना रहें तो क्या करना चाहिए, तो चुनाव का तुरंत आयोजन करवाने के बारे में बात कही गई है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में चलते हैं। बेहद महत्वपूर्ण आर्टिकल है। 63 और 64 उपराष्ट्रपति से संबंधित है। हम चलते हैं 65 पे। 65 में ये बोला गया है कि उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करने की शक्ति दी गई है। तो आर्टिकल 65 ये बोलता है कि जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हो या फिर राष्ट्रपति की समय पूर्व मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक कार्य करना, ये आर्टिकल 65 में बोला गया है। आर्टिकल 71 क्या बोलता है? राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी शंकाओं और विवादों की जांच। तो दोस्तों यहाँ पर सभी शंकाओं और विवादों की जांच कौन करता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश या फिर सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक है, आर्टिकल 72 बेहद महत्वपूर्ण है। इसके लिए हमें अलग से टॉपिक को देखना पड़ेगा। ठीक है, और राष्ट्रपति की कुछ समाधान शक्तियाँ हैं जिससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो इसको हमें डिटेल में पढ़ना है। तो यहाँ पर आप केवल इतना देख लो कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति एवं कुछ मामलों में सजा कम करने या निलंबन करने की शक्ति उसको प्रदान की गई है। इसके बाद आर्टिकल 74 के बारे में बात करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आर्टिकल 74 के बारे में। तो आर्टिकल 74 में ये बोला गया है कि राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता प्रदान करने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। तो ये बेहद महत्वपूर्ण आर्टिकल है, इसको आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि राष्ट्रपति इसी आर्टिकल के थ्रू प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है।
तो 74वें आर्टिकल या फिर 74 आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है तथा उसके सलाह पर अन्य मंत्री परिषदों का गठन करता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद होना चाहिए कि आर्टिकल 74 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। यहां पर एक बात आपको समझने की है कि प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति उसको नियुक्त करता है, निर्वाचित नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी लोकसभा के सदस्य के रूप में जनता द्वारा निर्वाचित हो चुका होता है, तो वो केवल लोकसभा का जो बहुमत के आधार पर उसको प्रधानमंत्री बनाया जाता है, तो वो उसको नियुक्त करता है। इस वाली बात को आप विशेषकर ध्यान रखना। अब अगला आर्टिकल है आर्टिकल 78, राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। तो ये प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं कि प्रधानमंत्री जो भी कार्य करता है उसकी सारी जानकारी राष्ट्रपति को लिखित रूप में प्रदान की जाए। तो ये प्रधानमंत्री के कार्य हैं। अगला है 86, सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। बेहद अच्छा आर्टिकल है ये, आर्टिकल 86। आर्टिकल 86 हमसे ये बोलता है कि जब नई लोकसभा गठित होती है तो उस टाइम पे राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। तो राष्ट्रपति अभिभाषण होता है, चूंकि वो अभिभाषण सरकार के द्वारा ही लिखा जाता है, तो वो एक तरीके से सरकार का ही जो पंचनामा होता है, लेकिन उसको राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। उसमें राष्ट्रपति चर्चा करता है अपने अगले भारत के बारे में कि हमें मतलब किस प्रकार से विकास करना है, विकास संबंधी चर्चाओं के बारे में बताता है। तो ये उसका अभिभाषण है आर्टिकल 86 के अंतर्गत। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 87। इसमें बोलाते हैं राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, तो ये भी इसी के अंतर्गत रहता है। ठीक है, तो इन दोनों में अभिभाषण से संबंधित बात कही गई है 86 और 87 में। ठीक है, इसके अलावा हम कुछ चीज़ें और जान लेते हैं यहाँ पर कि हमने यहाँ पर कल आपको एक चीज़ बताई थी कि जब धन विधेयक का मामला हो, जब धन विधेयक का मामला हो तो राष्ट्रपति धन विधेयक का मामला हो तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। ये मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। इसके अलावा कल मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, रिवाइज कर लीजिए कि जब भी सत्र आते हैं, अपने एक साल में कितने सत्र आते हैं, तो 3 सत्र आते हैं। कौन कौन से? पहला बजट सत्र, पहला बजट सत्र आता है, दूसरा मानसून सत्र आता है और तीसरा हमारा शीतकालीन सत्र आता है, शीतकालीन सत्र आता है। तो इन सत्रों को आयोजित कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन इनकी अध्यक्षता कौन करता है? तो वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये कल की बातें में हम जान चुके थे। चलिए आगे हम चलते हैं इस आर्टिकल के बारे में। आगे है आर्टिकल 123, संसद के सत्रावसान के समय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अच्छा आर्टिकल है। इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि जब संसद सत्र में ना हो, मतलब जब कोई सत्र नहीं चल रहा हो, उस टाइम पे राष्ट्रपति को जो अधिकार है कि यदि कोई कठिन परिस्थिति है और उस टाइम पे कानून बनाना जरूरी है और संसद का सत्र नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति को जो पावर दिया गया है कि वो अध्यादेश द्वारा उस कानून को लागू कर सकता है, अध्यादेश द्वारा उस कानून को लागू कर सकता है। और ये अध्यादेश 6 माह तक लागू रहता है। कितना? 6 माह तक लागू रहता है। और यदि इसको रखना ही है, चालू ही रखना है, तो ये बात कही गई है कि इस अध्यादेश को संसद द्वारा सत्र चालू होने के 6 हफ्ते के अंदर, 6 सप्ताह के अंदर उसको संसद के द्वारा पास करवाना पड़ेगा। कितने सप्ताह के अंतर्गत? 6 सप्ताह के अंतर्गत। और यदि पास नहीं करवाया जाता तो अध्यादेश वापस लेना पड़ता है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि इस प्रकार से राष्ट्रपति के अध्यादेश का समय कितना हो गया, तो 6 माह 6 सप्ताह राष्ट्रपति के अध्यादेश का समय हो गया है। क्यों? क्योंकि 6 माह के लिए वो अध्यादेश जारी करता है और 6 सप्ताह के अंतर्गत संसद के सदनों द्वारा उसको पारित करवाया जाता है। तो 6 माह 6 सप्ताह उसके अध्यादेश के जारी रहने का समय हो गया है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। आर्टिकल 143 क्या बोलता है? आर्टिकल 143 ये बोलता है कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने संबंधी बात है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये बात है
कि यदि राष्ट्रपति उचित समझता है तो वो किसी चीज में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है। परामर्श ले सकता है। यहाँ पर कुछ बातें हैं कि यदि राष्ट्रपति किसी चीज को परामर्श लेने के लिए जाता है तो जरूरी नहीं है कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश उसको परामर्श देने के लिए बाध्य हो, और यदि वो परामर्श देता है तो ये भी जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति उस परामर्श को माने। ठीक है, तो यहाँ पर परामर्श के बारे में बात कही गई है। तो ये आर्टिकल 143 के बारे में बात कही गई है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, क्योंकि जितना भी अपन ने पढ़ा है उससे के संबंधी आप चीज़ें समझ गए होंगे। इसके बाद अभी आधा पार्ट और रह गया इसको, तो उसको हम पार्ट बी में ख़त्म करेंगे। यदि आपको वीडियो दोस्तों पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।